गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवाइड। आप सभी को ग्रोवाइड फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। इस बार की होली हमारे इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। बाजार अपने पीक 86,200 से 73,000 के लेवल के करीब चला गया है। निफ्टी करीब 16-17%, स्मॉल कैप 25%, मिड कैप 25%, सेक्टोरियल 33%, बहुत सारे स्टॉक 60%, 70% तक गिर गया है, जिनकी वजह से कस्टमर का हैवी लॉस या एक तरह से अपने पीक में जो वैल्यू पहुंचा था वहां से नीचे की ओर है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करनी चाहिए जब ग्लोबल में टेरिफ चल रहा है? इंडिया की वैल्यूएशन अभी भी कुछ सेक्टर में ओवर वैल्यूड है। अभी भी स्मॉल एंड मिड कैप में वैल्यूएशन अपने रीजनल लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। अब अभी बहुत सारे कस्टमर, अलग अलग कस्टमर होंगे, उनकी चर्चा मैं डिटेल में करूंगा कि अभी उनको क्या करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए। एक सेट ऑफ कस्टमर अभी ऐसे होंगे जो 100% इक्विटी में लगा के बैठे हुए हैं। उन्हें क्या करनी चाहिए? उसमें भी दो तरह के कस्टमर होंगे। एक कस्टमर होंगे जिनका अभी भी 16-17% रिटर्न 15 से 20% के करीब में होगा और उनको अभी पैसे नहीं चाहिए, तो उनके लिए सिंपली एक ही सजेशन है कि आप चुपचाप से बैठे रहें। उनके पास अभी कोई कैश नहीं है लगाने के लिए, तो उनको आगे क्या करनी चाहिए? पोर्टफोलियो को ओवरवेट अंडरवेट करने की अगर थोड़ी बहुत है तो कर सकते हैं रीसफल, बट ओवरऑल आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि जिस सेक्टर में आप निकालने के सोचेंगे वापस बढ़ जाएगा 3 महीने 6 महीने में, तो आपको लगेगा यार मेरी डिसीजन गलत रहा, तो आप चुपचाप से ऐसे बैठे रहिए। अब एक कस्टमर है जो 100% इक्विटी में अभी भी लगे हुए हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं फर्दर लगाने के लिए, बट उनको 6 महीने 1 साल में पैसे की जरूरत पड़ सकती है। उन कस्टमरों को क्या करनी चाहिए? अभी भी बहुत सारे पॉकेट में उनका स्मॉल कैप मिड कैप में रिटर्न बहुत अच्छा बना होगा, जहां दिख रहा होगा, तो उनको थोड़ा सा डिफेंसिव की ओर वहां से मूव कर जानी चाहिए। वेटेज अपनी वहां से कम करनी चाहिए और जितने पैसे की रिक्वायरमेंट 6 महीने साल भर में पड़ने वाली है, वो एग्रेसिव से होके थोड़ा सा डिफेंसिव की ओर मूव करनी चाहिए। अब तीसरी कैटेगरी इसी में कस्टमर आएंगे जो जिनके पास पैसे नहीं है, 100% इक्विटी में है, लेकिन उनको नेक्स्ट 3-4 साल में पैसे की जरूरत पड़ सकती है किसी मेजर इशू से, चाहे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए या कोई और चीज़ के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो उनको क्या करनी चाहिए? मेरे हिसाब से कभी थोड़ा सा स्मॉल मिड कैप में करेक्शन देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं पता कि ये बॉटम है या नहीं है। निफ्टी कोई बोलता है 21,000 जाएगा, कोई बोलता है 21,800 जाएगा, कोई 17,000 जाएगा, कोई बोलता है कि यहाँ से 32,000 लेवल जाएगा। जब मार्केट नीचे होती है तो लोग बेरिश हो जाते हैं और नीचे की ओर बात करते हैं। जब मार्केट 86,000 लेवल पे था, 26,000 निफ्टी था, तो लोग 35,000 निफ्टी के लेवल की बात कर रहे थे और सेंसेक्स 1 लाख पार देख रहे थे। लेकिन जब सेंसेक्स 1 लाख पार जाएगा ही नहीं या गया ही नहीं, तो हम उस पर भी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमें करंट सिचुएशन में क्या करनी चाहिए? जब मार्केट 86,000 लेवल था, उस समय मैं पुराने वीडियो में जरूर बोला था कि अपनी इक्विटी परसेंटेज को कम कर लें और 60% के करीब रखें। अगर उस समय किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा थोड़ा बहुत और 60% इक्विटी में रखा होगा, और जो उसी 40% डेट को धीरे धीरे करके अभी 90% इक्विटी में बैठे होंगे, उनको इस टाइम पे चोट कम लगी होगी। इक्विटी में स्मॉल कैप में मार्क कम पड़ी होगी। जैसे बहुत सारे मेरे कस्टमर 10% से ज़्यादा उनका डाउन नहीं है, जबकि मार्केट ओवरऑल एवरेज करीब करीब 20% गिर गया है। तो ये एसेट एलोकेशन की खूबसूरती होती है कि आपको चोट कम लगता है। अब ये जब बाजार वापस 84, 86, 90,000 को लेवल को जाएगी, तो जो ये डाउन साइड में आपने पैसे की यूटिलाइज किया है उस पर बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा।
अब नेक्स्ट ऐसे कस्टमर है जिनके कुछ 50-60% इक्विटी में अभी है, तो उनको क्या करनी चाहिए? नेक्स्ट 3 और कैश डेट में बैठे हुए हैं, तो उनको 30% के करीब नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में अपने पैसे को डिप्लॉय कर लेनी चाहिए इक्विटी में। और जो ऑलरेडी अभी 70-80% इक्विटी में है, वो भी 10 से 15% अपने पैसे को यूटिलाइज कर लें इक्विटी में। अब इक्विटी में कहाँ जाना चाहिए? इक्विटी की अगर लार्ज कैप की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं, तो उसकी पी अच्छी खासी रीजनेबल वैल्यू पे है। अगर आप स्मॉल कैप की बात करते हैं तो पी 26 से ऊपर है, और अगर मिड कैप की बात करते हैं तो अभी भी वो महंगा है, 34 रुपये है। लेकिन हर एक शेयर स्मॉल कैप का या मिड कैप का महंगा नहीं है। जो छोटी कंपनियां हैं, जो मल्टीबैगर साबित हो सकता है, यूनिकॉर्न कंपनियां हो सकती है, उस तरह की कंपनियां को खोजना पड़ेगा, या फंड मैनेजर अपने रिसर्च से, अपनी टीम से खोज के निकालेंगे, उनका फंड अच्छा चलेगा। कौन कौन सा सेक्टर लुक्रेटिव लग रहा है? मेरे को सबसे अच्छा भी पर्टिकुलरली लार्ज कैप में सारे सेगमेंट अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली आप देखोगे बैंकिंग एंड एनबीएफसी बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है, अंडर वैल्यूड है, तो इस पर अपना वेटेज बढ़ा सकते हैं। फार्मा थोड़ा सा महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उस पर लगा सकते हैं। आईटी लॉन्ग टर्म के लिए एआई रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में आप लगा सकते हैं। और पर्टिकुलरली जैसे अभी जो डेटा आया है इंडिया का कल, कि आप इन्फ्लेशन डाउनसाइड रही है, अगर इन्फ्लेशन डाउनसाइड रहती है तो आरबीआई के पास ये चांस होता है कि एक और रेट कट बहुत जल्दी कर सके, और ऐसा हुआ तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंकिंग सिस्टम, एनबीएफसी सब में ये बहुत फायदेमंद के सौदा है। कंजम्पशन बढ़ सकती है, लोगों के हाथों में पैसा पहुंचेगा जिससे वो खरीद सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल डेटा वो भी इम्प्रूवमेंट होके आया है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा वो भी इम्प्रूव होके आया है, तो ये दोनों सेगमेंट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होगा, तो इस पर भी सेलेक्टेड स्टॉक में आप लगा सकते हैं। जिन किन्हीं भाइयों का अभी बिल्कुल जीरो है, जो अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको क्या करनी चाहिए? मेरे हिसाब से 100 रुपीज़ अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इक्विटी में 50% के करीब जा सकते हैं, और रिमेनिंग 50% को आप 25% दो भाग में बांट लीजिए, 25%। उस 25% को 3 से 6 महीने में एसटीपी के थ्रू में उसी सारे फंडों जो अभी आप 50% डिप्लॉय कर रहे हैं उस पर लगाइए। अब यहाँ से बाजार क्या लगता है आपको कि कहाँ जाएगा? अगर आप इंडिया की डेटा देखते हैं तो जीडीपी भी इम्प्रूव हो रहा है, अगले क्वार्टर में जो कॉर्पोरेट अर्निंग आएगी वो भी बेहतर आने की उम्मीद है। अगर आप इन्फ्लेशन देखें वो भी कूल डाउन है, रेट कट होगी। जो मेजर चैलेंजेज है वो टेरिफ की है। अब टेरिफ ट्रम्प बाबा आगे क्या करते हैं वो किसी को कुछ नहीं पता होता है कि सुबह उठ के एक नया डिसीजन क्या ले लें। लेकिन ये जो टेरिफ की धमकी या कुछ भी हो रहा है, ये दोधारी तलवार होती है। जितना इम्पैक्ट वो अमेरिका को करेगा उतना ही इम्पैक्ट वो दूसरी कंट्री को करेगा। अगर पिछले 10 दिन में देखें तो नेस्डैक 19,000 कुछ पॉइंट से लेकर 17,000 के करीब नीचे चला गया। वहाँ पे एक रिसेशन की सिचुएशन बन रही है, इन्फ्लेशन तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ये जो लेगेसी दिखाने की कोशिश में वहाँ की इकोनॉमी भी स्लो डाउन होगी। बट वहाँ जब ये रियलाइज होगा उनको, तो धीरे धीरे एक बीच का रास्ता दो कंट्री के बीच में बनेगी, और आपस में अंडरस्टैंडिंग निगोशिएशन करके एक टेरिफ की एक कोई रास्ता निकाला जाएगा। बट टेरिफ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। लोग सवाल पूछते हैं कि एफआई कब वापस आएगी? जो मुझे लगता है रिसेंटली बहुत जल्द एफआई आने वाला नहीं है। इसका रीज़न है जो डॉलर इंडियन रुपीज़ में जो रिलेशनशिप है, इंडियन रुपीज़ इतना डिप्रिशिएट हो गया, 87 के करीब चला गया, वो हो सकता है थोड़ा सा और डाउन साइड जाए और 90 भी टच कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की एफआई की थोड़ी बहुत और सेलिंग हो सकती है, क्योंकि ये हेज फंड वाले 3-4-5% में भी इधर से उधर मूव कर जाते हैं। तो अभी हो सकता है कि 15 दिन में यहाँ से इंडिया से पैसे निकाल के अमेरिका में चले गए, अमेरिका से वापस 15 दिन के बाद चाइना में चले गए, पता नहीं वो कहाँ जाते हैं, कब क्या होता है। अगर वहाँ की डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं वहाँ पे, तो वो भी 106 के करीब है, जो
एक डाउन ट्रेंड की ओर है। अगर वहाँ की ट्रेजरी यील्ड की बात करते हैं 4.29 के करीब है, जो बहुत ही लुक्रेटिव है, श्योर शॉर्ट है, सेफेस्ट जोन माना जाता है। तो लोग जो एफ होते हैं वो वहाँ रखना ज़्यादा बेहतर पसंद करेंगे। जब तक इन तीनों डेटा डाउनसाइड की ओर नहीं जाएगी, एफ अभी बाइंग के मूड में नहीं होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इस पे अगर गवर्नमेंट एफ के रूल्स में, टैक्सेशन में या टैरिफ में बहुत ज़्यादा बदलाव करता है, हो सकता है, या एक अर्निंग, कॉर्पोरेट अर्निंग बहुत ही अच्छा दिखती है, तो एफ ये सब डेटा को भूल के वापस इंडिया में तुरंत आ जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा इमर्जिंग कंट्री वो इंडिया ही है। तो अगर आपके हॉरिजन 3 से 5 साल या उससे ऊपर है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इंडियन इक्विटी में, इंडियन इक्विटी के स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। अभी स्मॉल कैप, मिड कैप से थोड़ा सा परहेज बना के रखें। नया अगर पैसा है तो थोड़ा सा और गिरने का या सेटल डाउन होने का वेट कर सकते हैं आप। या स्टॉक, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के स्टॉक को अगर आप रीड करते हैं, या आपका जो नज़दीकी एडवाइसर है अगर वो देखता है कि वो स्टॉक अच्छे हैं, तो थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो हैं स्मॉल मिड कैप में, तो नो डाउट उस पर थोड़ा सा अपनी परसेंटेज बढ़ा दीजिए, इंक्रीज कीजिए, क्योंकि रिटर्न अल्टीमेटली आपको मिड कैप स्मॉल कैप ही देगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है कि अगर 5% 10% लॉस हो जाता है तो कोई बात नहीं, वापस रिटर्न इसी में बनेगा। तो हम लोग को हमेशा एक पोर्टफोलियो में अगर रिटर्न अच्छी चाहिए तो ऐसे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है जो मेरी पोर्टफोलियो के रिटर्न को बढ़ा दे। ये जो हम लोगों ने 40-50% का रिटर्न पीछे देखा है, वो होने वाला नहीं है। हम सब कस्टमरों का, इन्वेस्टरों का जो एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो डेफिनेटली कम हुआ है, या कम करने वाली बात है। इनको लगता है कि 20% की रिटर्न ऊपर लाएंगे एक एसेट एलोकेशन करके, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, थोड़ा सा 4-5%, और एट द सेम टाइम आपकी पोर्टफोलियो सेफ रहे, सिक्योर रहे, तो एसेट एलोकेशन में रखिए। इसी कैटेगरी में म्यूचुअल फंड इक्विटी सेविंग है, हाइब्रिड में जो कैटेगरी है, या बैलेंस एडवांटेज फंड है, मल्टी एसेट है, उस कैटेगरी में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑन द रेगुलर बेसिस आपका एडवाइजर या जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो चेंज नहीं करते हैं परसेंटेज को, तो आप हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट करके रख सकते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर एक बेहतर स्थिति में होता है और वो इक्विटी की परसेंटेज को बढ़ाते हटाते रहता है। लेकिन वहाँ पे भी कोई मिराकल नहीं होगा कि 20% 30% का रिटर्न आने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मेरा रिटर्न डबल डिजिट 12 से 15% की है, तो डेफिनेटली इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट।